एक स्लेटर हाउस लाए थे झांसी में, और उसमें सबसे ज्यादा गाय कटती थी। समाजवादी पार्टी के समय में दबंग व्यक्ति का अगर 5 किलोमीटर दूर खेत है तो 5 किलोमीटर तक कोई पानी अपने खेत में दे नहीं सकता। राजीव सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इंटरव्यू में। तो सर, कैसा रहा चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है। सबसे पहले धन्यवाद आपको, आपकी टीम को, जो चुनाव की ऐसी व्यस्तता में भी आपने ये तय किया कि आज मेरा इंटरव्यू लिया जाए। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रही बात चुनाव की, तो चुनाव इस समय पूरी तरीके से मोदी जी के आसपास चल रहा है। हम लोग भी जहाँ जाते हैं, हर आदमी की जुबान पर एक ही नाम है, अब की बार फिर मोदी जी सरकार। और मुझे लगता है कि चाहे झांसी हो, चाहे पूरा यूपी हो, या कहें पूरे देश का यही वातावरण है। और हम लोगों को जो एक पब्लिक से प्यार मिल रहा है, जो विश्वास पब्लिक जनता के बीच में जब जाते हैं तो जो विश्वास देखने को मिलता है, वो 10 साल का जो मोदी जी का सेवा का कार्यकाल रहा, सुशासन रहा, जिससे उन्होंने एक गरीब आदमी को उन्होंने सीधे सीधे जोड़ा है। इस चुनाव में एक नई चीज देखने को मिल रही है कि मोदी जी के साथ में जो पब्लिक का जुड़ाव है, बीच में कोई है ही नहीं। यानी जनता और प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक और उसकी जनता, ये चुनाव हम लोगों ने ऐसा जीवन में कभी देखा नहीं। पहली बार जनता सीधे सीधे प्रधानमंत्री को वोट कर रही है। उनसे पूछो आप किसको वोट देने जा रहे हो, वैसा हम तो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। आप पूछो साहब हमको बीजेपी को वोट देना, नहीं नहीं नहीं, हम तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो हम कहता वही तो बीजेपी, बोले हाँ बीजेपी को। अगर उनके सुनने में कहीं भ्रम हो जाए तो वो इतना कनेक्शन पब्लिक का सीधा प्रधानमंत्री के साथ पहले कभी दिखा दे। हम लोग भी लगभग 20 साल से सक्रिय राजनीति में है। ये विश्वास का चुनाव है, भरोसे का चुनाव है। और ये इस चुनाव को हम 3 चरणों में देख सकते हैं। 2014 में जब देश की आवाम, देश की जनता से पूछो तो वो कहती थी परिवर्तन करना है, वो कहती थी नहीं हमको तो मोदी को लाना है, ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को हटाना है। बहुत आक्रोश था लोगों के पास। हम लोग जाते थे साहब बीजेपी, हाँ हाँ इस बार मोदी को देंगे, जबकि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लेकिन लोगों को लगा कि जब एक सुशासन एक राज्य में हो सकता है और सारी जनता को संतुष्ट वो व्यक्ति कर सकता है अपने राज्य की, तो वो व्यक्ति देश में क्यों नहीं आना चाहिए। तो वो एक था परिवर्तन का चुनाव और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव, यानी अपना नेता चुनने का चुनाव। 2019 में जो मोदी जी ने 5 साल जो सेवा की, 5 साल जो परिवर्तन किए, आम आदमी को जो सीधे सीधे डायरेक्ट बेनिफिट मिला, तो वो हुआ एक भरोसे का चुनाव। पहला चुनाव परिवर्तन का चुनाव, दूसरा चुनाव भरोसे का चुनाव, तीसरा जो चुनाव है, तो लोग जब हम दूसरे चुनाव में जब मोदी जी के लिए जाते थे वोट मांगने के लिए, बीजेपी के लिए जाते थे, अनुराग शर्मा जी हमारे प्रत्याशी थे, उनके लिए गए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, हम तो मोदी जी को चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं और मोदी जी को ही दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारे सपने बहुत तो साकार हो गए लेकिन अभी बहुत अधूरे हैं। तो दूसरा चुनाव था विश्वास का चुनाव, कि सपने हमारे जो अधूरे कौन पूरा करेगा, मोदी। तो दूसरा चुनाव हुआ भरोसे का चुनाव। तीसरा चुनाव है ये ठहराव का चुनाव है, यानी अब देश की जनता के मन में कोई भ्रम नहीं, कोई संकोच नहीं, सीधा ठहराव का चुनाव। ठहराव मतलब मोदी के साथ ठहरने का चुनाव। अब उनका नेता केवल मोदी है। तो परिवर्तन का चुनाव, भरोसे का चुनाव, अब ठहराव का चुनाव। ये तीसरा चुनाव है। मोदी जी के साथ देश की जनता अब रहना चाहती है। मोदी जी को हमेशा अपना नेता चुन के उनको देश का प्रधानमंत्री बनाए रखना चाहती है। जितनी चिंता मोदी जी को इस चुनाव को लेके है, उससे कई गुना ज्यादा चिंता देश की जनता को मोदी जी को बरकरार रखने की। जितनी चिंता हम लोगों को इस चुनाव को जीतने की है, उससे ज्यादा झांसी की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को
मोदी जी को जिताने की है और हमारी बात को सही करने की है। हम जब जाते हैं वो कहते हैं आपसे ज्यादा चिंता तो हमको है, कैसे मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने। हम तो अपने मोहल्ले में प्रचार कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। तो ये है एक ठहराव, मतलब विश्वास की चरम सीमा हो गई है। जब विश्वास चरम पर होता है तो आदमी फिर उसका सहारा और उसके साथ रुकना चाहता है। तो ये चुनाव में बड़ा परिवर्तन इस बार देखने को मिला, एक बहुत विश्वास हमको देखने को मिला। तो इस बार जितने भी प्रत्याशी भाजपा के लड़ रहे हैं बड़े अंतरों के साथ में वो सब जीते। झांसी का जो मैं चुनाव प्रचार में जब मैं जाता हूँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, हर आदमी के मन में मोदी जी बैठे हुए हैं। भाजपा और कमल का फूल उनका विश्वास और भरोसे का एक प्रतीक बन गया है। तो इस बार बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, जो हम लोगों का विश्वास है कि अब की बार 400 पार। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही मोदी जी, नरेंद्र मोदी एक नाम अपने आप में बन गए, तो पर्याय है नामुमकिन को मुमकिन करना। मोदी है तो मुमकिन मुमकिन। ये नारा हम लोग जब जमीन पे जाते हैं तो साकार होता हुआ नजर आता है। तो मोदी जी ने 400 पार का ही लक्ष्य क्यों चुना? कोई ना कोई टारगेट रखना होता है और उनके हर टारगेट के पीछे एक स्टडी होती है। ऐसे नहीं रख देते मोदी, बाकी दलों जैसे, बाकी नेताओं जैसे कुछ भी बोलते हैं, ऐसा नहीं। मोदी जी बोलते हैं तो उसके पीछे पूरी स्टडी होती है, अध्ययन होता है, और उसके पीछे पूरी योजना और रचना होती है। 400 पार ही क्यों रखा ये तो मोदी जी ही बताएंगे, लेकिन 400 पार रखा है, 400 पार हो सकता है और 400 पार करके दिखाएंगे, यही मोदी जी का नाम। इसीलिए तो बोलते हैं नरेंद्र मोदी, विश्वास भरोसे का दूसरा नाम। हमारे जो प्रत्याशी हैं अनुराग शर्मा जी, उन पर कई तरीके के आरोप लगते हैं, जिसमें से एक बहुत प्रचलित आरोप है कि वो कभी अपने क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहते, अपने लोगों से मिलते नहीं हैं। पिछले 4.5 साल से वो अपने क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहे। चुनाव के समय वो लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, लेकिन कभी भी अपने क्षेत्र में लोगों की समस्याओं के लिए नहीं गए। ये आरोप नहीं हो सकते। आरोप होते हैं भ्रष्टाचार के, आरोप होते हैं जमीनों पे कब्जे के, आरोप होते हैं बहन बेटियों को परेशान करने के, आरोप होते हैं अत्याचार करने के। ये तो एक जनरल किसी भी लीडर के प्रति कोई ना कोई परसेप्शन विरोधी बनाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि अनुराग शर्मा जी एक बेहतरीन प्रत्याशी भाजपा के हैं। पार्टी ने 5 साल उनका काम देखा, वो निर्विवाद आदमी है, पब्लिक से मिलते हैं। सांसद का जितना संपर्क अपनी जनता के साथ में होना चाहिए, मैं समझता हूँ उतना संपर्क उनका जनता के साथ में रहता है, कनेक्शन रहता है। आप बताइए, मेरे सांसद के ऊपर कोई जमीन पर कब्जा का आरोप है? किसी के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है? कोई ठेका हथियाने का आरोप है? किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाने का आरोप है? किसी को प्रताड़ित करने का आरोप है? अपने सांसद रहते हुए अपनी सांसद होने के पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। एक निर्विवाद सांसद, क्लीन छवि के सांसद को पार्टी ने फिर मैदान में उतारा। पार्टी भी समीक्षा करती है। जनता के पास मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का एक सपना है और अनुराग शर्मा जी को दोबारा सांसद बनाने का एक लक्ष्य। जनता उस काम में लगी है, लेकिन विरोधी क्या करे? अनुराग शर्मा के ऊपर कुछ तो कहना पड़ेगा, तो कुछ नहीं है। ये तो आरोप किसी के ऊपर भी लगा सकते हो, मेरे ऊपर भी लगा सकते हो कि साहब जनता से आप नहीं मिलते। भाई कितने लोगों से एक आदमी मिल सकता है? एक दिन में 100 लोगों से मिलेगा, 200 से मिलेगा, 500 से मिलेगा, 1000 से मिल लेगा। महीने में आप 5000 लोगों से मिल लोगे, साल में आप 50,000 लोगों से मिल लोगे, साल में आप 2 लाख लोगों, 3 लाख लोगों से 5 साल में मिल लोगे, 5 साल में। बाकी तो जनता तो 50 लाख है, तो बाकी लोगों की शिकायत होगी आपसे। लेकिन हमारे सांसद जी जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, और जनता के लिए जितने काम इस शासनकाल में हुए हैं, माननीय अनुराग शर्मा जी के टर्म में हुए हैं, अभी वर्तमान जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के या गठबंधन के, वो जो प्रत्याशी हैं वो भी सांसद रहे और वो तो कैबिनेट मंत्री भी रहे।
वो बताएं कि उन्होंने अपने 5 साल के शासनकाल में क्या किया। केंद्र में सरकार थी इनकी, वो कैबिनेट मंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे, और इनकी गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में भी थी। उस समय तो अत्याचार हो रहे थे, जमीनों पे कब्जे हो रहे थे, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। उन्होंने क्या किया जनता की मदद के लिए, क्या किया उन्होंने? तो ये तो उन्हें जवाब देना है। और जिनके साथ में वो घूम रहे हैं, जैसे लोगों के साथ आज उनको जरूरत पड़ गई दबंगों को साथ लेके चलने की, क्योंकि उन्हें मालूम है जनता तो मोदी के साथ है। अब डर से ही कुछ वोट मिल जाए, भय से वोट मिल जाए, तो भय और डर का जमाना चला गया। भय को और डर को झांसी की जनता ने हर बार हराया है। अपराधियों को और जमीनों पर कब्जा करने वालों को, खनन माफिया, भूमाफिया, ऐसे लोगों को हमेशा झांसी की जनता ने परास्त किया, इस बार भी करेगी। तो मेरा तो ये आरोप है, जो गठबंधन के प्रत्याशी अच्छी छवि के हैं, सहज हैं, लेकिन उससे जनता को लाभ क्या होगा? आप पहले भी तो रहे हो, जनता को क्या लाभ दिया आपने? एक स्लेटर हाउस लाए थे झांसी में, और उसमें सबसे ज्यादा गाय कटती थी। स्लेटर हाउस लेके आए थे, हमने तो उसको रुकवाया, बहुत कोशिश की, लेकिन क्योंकि ये सब परमिशन वगैरह केंद्र से और सब राज्य सरकार से हो चुकी थी, बहुत संघर्ष किया, लेकिन इतना है, इतना सुनिश्चित कर दिया, एक गाय उसके आसपास नहीं भटक सकती, ये हमारी सरकार। तो जैन साहब स्लेटर हाउस लेके आए, उनके जमाने में उसकी शुरुआत हुई। ये जवाब देना कि आप क्या करेंगे, और आप जब थे तब आपने क्या किया, झांसी में क्या किया? एक रोलिंग मिल लेके आए थे, वो बंद पड़ी है। वो सारे केवल झूठ के आधार पर चुनाव में रहना चाहते हैं, वोट तो नहीं मिलना किसी को। झूठ के आधार पर हमारे जो प्रत्याशी है क्लीन छवि के हैं, बेदाग हैं, सरल हैं, सहज हैं। और लोग आरोप लगाते हैं बड़े आदमी हैं, तो बड़े आदमी तो उनके दादाजी थे, बड़े आदमी तो उनके पिताजी थे, उन्होंने तो कोई सरकार सांसद बनके तो पैसा कमाया नहीं। तो वो तो है, बड़े आदमी है तो अच्छी बात है ना, बड़े आदमी है तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं है, नॉलेज रहती है क्षेत्र की, उन्हें विकास करना आता है। आज देखिए रेलवे स्टेशन लेके आए, हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए दिन रात लगे हैं। 70 सालों से लोग शासन कर रहे हैं, क्यों पानी नहीं पहुंचाया इन्होंने? गांव गांव तक सड़कें क्यों नहीं बनवाई? आज उनके समय में हम सब लोग मिलकर गांव गांव तक सड़कें बना रहे हैं। पहले बिजली क्यों नहीं दी आप लोगों ने? जब सरकार थी, आप जनता को बिजली के लिए तरसाते थे, पानी के लिए तरसाते थे। तो ये इसका जवाब कैसे देंगे ये लोग? अनुराग शर्मा जी ने तो पानी पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगाई। लगभग इनकी लोकसभा में 8,000 करोड़ से अधिक की पेयजल परियोजनाएं चल रही हैं। 8,000 करोड़ से इनके लोकसभा क्षेत्र में, बताइए पूरे 8,000 करोड़ के इनके समय में काम हुए क्या? केवल पेयजल के लिए 8,000 करोड़ के आसपास, झांसी, ललितपुर, जालौन, झांसी महानगर मिला के। तो जो काम करके दिखाया उसका जवाब देना। इनके पास ना तो जनता के सवालों के जवाब है, ना हम लोगों के सवाल के जवाब है। ये तो केवल भ्रम फैलाकर जनता को भ्रमित करके वोट लेना चाहते हैं, जो पहले एक आध बार सफल हुए, अब कभी सफल नहीं होंगे। मुझे पूरा विश्वास है इस बार झांसी में हम लोग 5 लाख पार के अंतर से ही जीतेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब भी मैं आपके क्षेत्र में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, बड़ा खुश रहते हैं आपके काम से। वो हमेशा तारीफ करते हैं कि राजीव जी ने बहुत काम किया हमारे क्षेत्र के लिए। तो ऐसा क्या किया आपने ऐसे लोगों के लिए, वो हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं? मेरा जनता के साथ में सीधा संवाद है। मेरे यहाँ बीच में कोई नहीं, मैं और मेरे लोग, मेरी विधानसभा के लोग। मैं उनका फोन हमेशा उठाता हूँ, जब भी वो आते हैं तो मैं उनको बिल्कुल इंतजार नहीं कराता हूँ, और जब वो मेरे पास आते हैं तो मैं उनको ऐसा एहसास कराता हूं कि वो अपने घर में आए, अपने परिवार में आए। एक ऐसी कनेक्टिविटी मेरी विधानसभा के, मेरे परिवार के लोगों के साथ में एक परिवार जैसी थी। उस फीलिंग के कारण उनको, अब हम विधायक नहीं, उनको अपने परिवार का हिस्सा लगते हैं। जब वो आते हैं तो लगता है कि वो अपने दूसरे घर में आए। और मैं प्रयास करता हूं कि जो भी उनके जायज काम हो, जो भी उनके समस्याएं हो, जो परेशानियां हो,
उसको हम मेहनत से, अपने प्रयास से उसको सॉल्व करें, और बहुत सफलता भी मिलती है। तो सफलता इसलिए भी मिलती है कि दोनों सरकारें बहुत ईमानदारी के साथ में, मेहनत के साथ में काम कर रही है। जनता की समस्या थी पानी की, सरकार पानी दे रही है। जनता की समस्या थी बिजली की, सरकार बिजली दे रही है। अब बात करूं किसानों की, अब हम अंतिम खेत तक पानी पहुंचाते हैं। वही नहरें हैं, वही गूल है, वही रजवाहा है, लेकिन पानी अंतिम खेत तक पहुंचता है। गरीब से गरीब किसान को पानी मिलता है। हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा आदमी ताकतवर क्यों ना हो, क्रम से ही पानी लगेगा। अगर उसका खेत पीछे है तो पहले कमजोर व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, अनुसूचित वर्ग का है, तो उसके खेत में पहले पानी मिलेगा। ताकतवर व्यक्ति है तो उसका अगर बाद में है तो उसको जब जाएगा क्रम से, तो क्रम से ही मिलेगा। पहले ये क्रम नहीं होता था। समाजवादी पार्टी के समय में दबंग व्यक्ति का अगर 5 किलोमीटर दूर खेत है तो 5 किलोमीटर तक कोई पानी अपने खेत में दे नहीं सकता था। ये गुंडे यहाँ की जनता ने देखी है। 5 किलोमीटर तक खाली पानी जाएगा नहर से, गूल से, और पहले उनका हो जाएगा, दबंग व्यक्ति का, माफिया का, तब जाके अगर नहर में पानी बचेगा, नदी में पानी बचेगा तो वो देंगे, नहीं तो वो फिर अपने भाग्य पर और अपनी किस्मत पर होंगे कि हम तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार है। ऐसा महसूस करते थे और ऐसा सहन करने के लिए विवश थे हमारे उस समय। लेकिन आज तो ईमानदारी की सरकार, तो हमको काम करने में आसानी भी हो रही है। राशन कार्ड हो, पेंशन हो, किसान सम्मान निधि हो, कोई भी योजना, आवास देना हो, कोई भी योजना हो, सड़कें बनवाना हो, बिजली पहुंचाना हो, ट्रांसफार्मर बदलवाना हो, कोई भी योजना हो सरकार की, जब सरकार अच्छी चल रही है तो हम लोगों को काम करना आसान हो रहा है। इसलिए जनता हमारी, मुझे लगता है, पसंद है। क्या ये बात सच है कि केवल आपकी शैक्षिक योग्यता कक्षा 10 तक ही है? ये कागज पर है, उसके बाद भी हमारी योग्यता है, लेकिन हाई स्कूल के उस समय जो कागज हमारे पास उपलब्ध हुए वही हम चुनाव आयोग में दे पाए थे। बाद के कागज हम दे नहीं पाए, मिल नहीं पाए थे, तो वही हमारे पासपोर्ट में भी लगा हुआ है, वही हमारे इसमें लगा है। बाकी योग्यता तो हमारी केवल सेवा है। सेवा करने की कोशिश करते हैं और प्रयास करते हैं कि जो मेरी योग्यता है, जो मेरी क्षमता है, उससे बेहतर और उससे ज्यादा हम काम करके दिखाएं। और मुझे लगता है कि मैं अपने लोगों के प्रति, अपने लोगों के बीच में उनके विश्वास को बरकरार रखने में अभी तक सफल हूं। आप एक साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आप एक साधारण परिवार से राजनीति में किस तरह आए और राजनीति में आने के बाद इतने बड़े पद तक आप पहुंचे, तो कैसा आपका सफर रहा? आपने क्या परेशानियों का सामना करा, विस्तार से बताएं। सामान्य परिवार के व्यक्ति ही इस देश में आगे बढ़े हैं। जितने भी सामान्य परिवार के लोग हो, चाहे किसी भी दल में रहे हो, किसी भी विचारधारा को लेके आगे बढ़े हो, जितने भी नेता बने हैं, बड़े बड़े आदर्श बने हैं, वो सब सामान्य परिवार के लोग हैं। ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़े परिवारों के भी लोग आगे बढ़े हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से समाज की सेवा की है, लेकिन सामान्य परिवार के लोगों ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है अभी तक। आदरणीय प्रधानमंत्री, पहले के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे कई नेता हैं जो सामान्य, आज ऐसे योगी जी है हमारे मुख्यमंत्री, सामान्य परिवार के हैं, बल्कि सामान्य से भी और गरीब परिवारों से निकल के आए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चाहे हमारे और भी नेता हो। ये इन लोगों के अंदर, क्योंकि उन्होंने वो पीड़ा, वो दर्द महसूस किया है जो देश की आम, मतलब बहुतायत जनता जो महसूस करती है, तो उनको लगता है कि मैं पहले जो मेरे जीवन में कठिनाई, जो परेशानियां आई हैं, मैं पहले उनका समाधान करूं। और क्योंकि उन्होंने उस परेशानियों को, उन समस्याओं को बहुत नजदीक से देखा है। एक कहावत है ना कि जाकी ना फटी बीमारी को क्या जाने पीर बराई। जिसके पैर में बीमारी फटती है, एड़ियां फटती है, उसकी जीवन, उसका दर्द लोग महसूस करते हैं।
उन लोगों ने उस गरीबी को, उस परेशानी को, अभाव को, सबको महसूस किया है वो व्यक्ति। तो वो ईमानदारी से आम लोगों के लिए, अपने देश की, प्रदेश की जनता के लिए पूरी ताकत से परिश्रम करते हैं और परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। उस पराकाष्ठा के नाते लोगों का दिल जीतते हैं और फिर वो उनका दिल में स्थायी अपना घर बना लेते हैं। मोदी जी है, योगी जी है, वो विश्वास का प्रतीक बन जाते हैं, भरोसे का प्रतीक बन जाते हैं जब ईमानदारी से काम करते हैं। मैं समझता हूँ सामान्य परिवारों का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर रहता है। किसान परिवार, क्योंकि देश हमारा कृषि प्रधान है, तो जितने लोग निकल के आए हैं, चाहे बड़े बड़े, चाहे किसी भी दल के नेता हो, वो सब किसान परिवार से आए हैं, सामान्य परिवार से आए। उन्हें मेहनत ज्यादा की है, दिन रात मेहनत करने की क्षमता उनके अंदर होती है और एक सपना होता है, एक साकार, उस सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि नहीं, जो मैंने कष्ट देखा है मैं अपने देशवासियों को वो कष्ट नहीं देखने दूंगा। और उसका लाभ भी मिला है पिछले 10 सालों में। इसीलिए तो हम लोग कहते थे कि परिवारों से सरकार नहीं चल सकती, परिवारों में नेता पैदा नहीं होना चाहिए। नेता जनता बनाए, जनता बनाए कि ये मेरा नेता है और लगातार उस पर विश्वास प्रकट करे, तब जाके जनता का भला होता है। और इन 10 सालों में हुआ है। आप एक किसान परिवार से हैं, जैसा कि आपने भी बताया कि आप किसान परिवार से हैं, अभी भी आपकी काफी सारी खेती है। तो अपने क्षेत्र के किसानों के लिए आपने क्या काम किए और भविष्य में आप क्या योजना उनके लिए लाने वाले हैं? हमारे बुंदेलखंड की एक बड़ी समस्या है पानी की कमी। लेकिन हमारी सरकार ने जो उपलब्ध संसाधन है, उन्हीं संसाधनों के आधार पर अपने किसानों को संतुष्ट करना, उनकी खेती को संतुष्ट करना, उनकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना, लगातार 7 वर्षों से योगी सरकार का प्रयास जारी है। मैंने निश्चित किया कि हमारे किसानों के अंतिम खेत तक, टेल तक पानी पहुंचे और हमने पहुंचाया। अधिक से अधिक ट्यूबवेल की जहां भी संभावना है वहां ट्यूबवेल लगे, ट्यूबवेल लग रहे हैं। बिजली जो घोषित है समय, उस समय के अनुसार पर्याप्त मिले, निर्बाध रूप से मिल रही है। एग्रीकल्चर फीडर बने, उसमें भी काम चल रहा है। किसानों के बीच में दलाली ना हो, दलाली बंद है। एक तो बहुत बड़े नेता होते थे, एक दल के नाम नहीं लूंगा, वो स्वयं इसमें लिप्त रहते थे, उन्हीं के केंद्र लगते थे, वही किसानों के बड़े नेता बनते हैं, कहते हैं उचित दाम नहीं मिल रहा है। उनके रहते हुए कभी उचित दाम मिले ही नहीं। उनके खुद के एजेंट छूटते थे, किसानों से जबरदस्ती अनाज खरीदते थे, गुंडाई करते थे, कुछ पैसे ही खा जाते थे और कुछ लोग उनके औने पौने दामों में उनका पेमेंट करते थे। तो वो सब दौर चला गया। मेरे जमाने में, मेरे समय में एक किसान के साथ में धोखाधड़ी नहीं हो सकती। कोई भी फसल हो, चाहे मूंगफली की दलहन हो, तिलहन हो, रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, कोई भी फसल हो, सारी फसलों का, धान की कोई भी फसल हो, सारी फसलों का दाम मिलना, क्रय केंद्रों पर बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के उनकी फसल की तुलाई होना और उनके खाते में सरकार के द्वारा पूर्ण भुगतान सुनिश्चित कराना, सरकार के द्वारा या जो संस्था उस काम को कर रही है। और लगातार उसमें मैं और मेरे सहयोगी, जितने हमारे साथी विधायक हैं और हमारी सरकार, इस चीज को इंश्योर कर रही है कि किसानों के साथ में कोई उनकी हक की तलफी ना हो, कोई हक तलफी ना हो। और उससे जनता और किसानों में संतोष है और विश्वास है कि वर्तमान सरकार अच्छी है। उनके आपसी झगड़े होते थे और उनमें पिछली सरकारें, उनके दलाल सक्रिय होते थे। फिर जहां झगड़ा हुआ और उन्होंने देखा एक के साथ में एक दलाल लग गया, एक के साथ में एक दलाल लग गया, दोनों को पुलिस से लुटवा देना, दलाली करना, ये सब काम पिछली सरकारों में होते थे। हमने दलाली खत्म कर दी। अब सीधा सीधा, पहले तो प्रयास ये होता है थानेदार पुलिस को, अब सीधा बोलते हैं, सरकार की भी मंशा है मुकदमे जरूरी हो तभी लिखे जाए। अगर छोटे विवाद हैं, हल्के हल्के विवाद हैं, तो उनको बैठ के निपटाओ। तो उससे उनका पैसे का जो बर्बादी पुलिस खा लेती थी, फिर वकील खाते थे, दलाल खा जाते थे, तो उनका वो पैसा बच रहा है। और जब से हमारी सरकार बनी है, हर एक
फसल का जितने भी जीन्स होते हैं उन सारे जीन्सों का, चाहे गेहूं हो, चाहे मटर हो, चाहे मसूर हो, चाहे चना हो, सबके दामों में लगभग दोगुने से ज्यादा का उछाल हुआ। फसल का सही भुगतान होना, तौल में भेदभाव नहीं होना, धोखाधड़ी नहीं होना, चोरी नहीं होना, भुगतान पूरा मिलना, खेत को पानी मिलना, बिजली की व्यवस्था पर्याप्त रूप से होना, निर्बाध रूप से बिजली सप्लाई होना, कि आपसी झगड़े में दलालों का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना, तो लोग चैन की नींद इस समय आराम से सो रहे हैं। सरकार से गरीब अगर किसान है तो उसको बेटी की शादी है तो उसका भी लाभ मिलता ही है। तो हर तरीके के लाभ मिलना, किसानों में खाद में कोई ना तो कालाबाजारी होने देते हैं, ना उसमें कोई भ्रष्टाचार होने देते हैं, जिसको जरूरत जितनी उतना खाद मिलता है। ब्लैक मार्केटिंग पूरी तरीके से बंद है, नीम कोटेड यूरिया आ गया है, तो इससे जो यूरिया पूरा का पूरा रैक का रैक बाहर चला जाता था वो खत्म हो गया, दूसरे कामों में लोग उपयोग करते थे, तो वो सारी चीजें बंद हो गई। आज किसान प्रसन्न है। किसान को क्या चाहिए? पसीना बहाता है, अन्न पैदा करता है, उसका मूल्य मिलना चाहिए, वो मिल रहा है। मैं समझता हूँ किसान वर्तमान सरकार में और हमारे जनपद में पूरी तरीके से संतुष्ट है। और बेहतर क्या हो सकता है और कौन सी कैश क्रॉप वगैरह है उनके बारे में समझाना, उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे मिलेट्स जो हमारा श्री अन्न है, जो मोटा अनाज है, उसको पैदा करें। उसकी अच्छी रेट मिलती है, विदेशों में बहुत मांग है, बहुत खपत है, क्योंकि वही आदमी को बीमारी से मुक्ति दे सकता है, लंबी उम्र दे सकता है श्री अन्न। तो ऐसे अनाज पैदा करें जिससे उनको ज्यादा फायदा मिले। क्रॉस जो हमारी कैश क्रॉप वगैरह है, फल की खेती है, फूल की खेती है, उसके लिए भी लोगों को डाइवर्ट करना, उनको समझाना, मोटिवेट करना, इसमें भी हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। सरकारी जितने भी हमारे विभाग हैं उन विभागों के माध्यम से योजनाओं का लाभ देना, लोगों के बीच जागरूकता फैलाना, लगातार बेहतर करने का एक प्रयास रहता है और वो प्रयास जारी है। अक्सर आपके क्षेत्र से खबर आती है कि आपके क्षेत्र में काफी सारी संपदा है, विरासत है बुंदेलखंड की, जिसको अवैध खनन के रूप में लोग निकालते रहते हैं। इसको रोकने के लिए आप क्या योजनाएं बना रहे हैं, क्या काम अभी कर रहे हैं? सरकार पूरी तरीके से सख्त है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में माइनिंग में क्रशर का काम ज्यादा है। गोरा मछिया हुआ, रामनगर हुआ, तो रामनगर तो अभी लगभग बंद की स्थिति में है, क्योंकि गिट्टी की जो मार्केट है ज्यादा प्रोडक्शन होने के नाते थोड़ा सा हमेशा बहुत ही दबाव में वो चलते हैं। तो मैक्सिमम गिट्टी का ही जो क्रशिंग इंडस्ट्री ज्यादा है हमारे यहाँ, तो मैं समझता हूँ वहां पे तो काफी सख्ती है। रेवेन्यू सरप्लस इस समय हमारे यहाँ है। जो रेवेन्यू की बात हम करें तो जितना रेवेन्यू सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार में, जितना रेवेन्यू समाजवादी पार्टी की टोटल सरकार में 3 बार 4 बार जो भी बनी है, उनका जो शासनकाल रहा, जितना वो उनके समय टोटल आया होगा, उससे ज्यादा हमारी 1 साल की सरकार में रेवेन्यू आया खनिज से। उसके बाद भी लोग आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जितना रेवेन्यू पूरे प्रदेश में हमारी 1 साल की सरकार में आया, उतना रेवेन्यू समाजवादी पार्टी की, मैं समझता हूं 1 टर्म या 2 टर्म की सरकार में आया। ये उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड समाजवादी पार्टी के समय में मौज मस्ती और पैसा कलेक्शन का केंद्र होता था। यहाँ उनके नेता आते थे, बैग भर भर के ले जाते थे, सीधा सिंडिकेट यहाँ पे हावी था। और मुझे दुख इस बात का है कि वो कहते हैं हम हिंदू हैं, हम बड़े राम भक्त हैं, ओरछा में रुक के भी कभी राम के दर्शन उन्होंने नहीं किए, राम राजा को कभी प्रणाम नहीं किया। और हिंदुओं के वोट की लोग अपेक्षा करते हैं कि हिंदू वोट देगा। इतना हिंदू को अपमानित करोगे और हिंदू वोट देगा, मैं समझता हूँ ये अब उम्मीद लोगों को छोड़ देना चाहिए। और अगर कोई सच्चा हिंदू है तो उसको ये वक्त है अपनी आवाज बुलंद करने की कि हम अब निरीह नहीं है,
हम कमजोर नहीं है, अपने ही देश में हम निरीह हैं, कमजोर है। भाई आप नेता हो, आप ठीक है, आपका मन नहीं लगता भक्ति में, आप नहीं भगवान को मानते हो, लेकिन कम से कम हम लोगों से वोट लेते तो हमारी आस्था का तो ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसे लोग अगर आरोप लगाने की कोशिश करें, ऐसे लोग, ऐसी पार्टी के लोग अगर आरोप लगाने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूं ये बेईमानी है। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू अभी तक के इतिहास में झांसी दे रहा है, और यदा कदा कुछ अगर छोटे मोटे कोई लोग करते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होती है, छापेमारी भी होती है, मुकदमे भी लिखे जाते हैं, कार्रवाइयां भी होती हैं और राजस्व की भरपाई भी होती है, और कई गुना भरपाई कराते हैं। प्रशासन का काम है, प्रशासन के काम में कोई हस्तक्षेप होता नहीं है। और इस चीज को तो आप प्रशासन के लोगों से पूछें कि पहले की सरकारों में उनके हाथ बंधे हुए थे, पैरों में बेड़ियां थी। इस सरकार ने उनको हाथ पूरी तरीके से उनके खोल रखे हैं। कार्रवाई, कोई गलत काम करता है तो कार्रवाई करने के लिए प्रशासन स्वतंत्र है और कार्रवाइयां हो रही है। अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो खनिज के मुकदमे, जितनी खनिज की कार्रवाइयां इस सरकार में हुई हैं उतनी आज तक नहीं हुई होंगी, जबकि पहले जो खनिज का जो सिंडिकेट था, अवैध खनन की जो बात, वो वहां के मुख्यमंत्री तय करते थे कि किस जिले का अवैध खनन किसके हिस्से में जाएगा, और परिवार का कौन सा मुखिया देखेगा। और अगर झांसी जिले की बात करें तो झांसी जिले में कौन सी तहसील कौन सा नेता देखेगा। पहले ऐसे इस तरीके से बंटवारा हो जाता था, ठेकेदारी चलती थी। ठेकेदारी चलती। अब करके कोई दिखा दे, योगी जी की सरकार है। अब आरोप लगाने के लिए तो कोई भी कुछ आरोप लगा सकता है, और आरोप मैं समझता हूं इनसे डरना नहीं चाहिए। और अगर कोई कह रहा है तो और हम क्या बेहतर कर सकते हैं, और हमारी सरकार में और क्या बेहतर हो सकता है, मेरे स्तर से क्या और बेहतर कर, उससे सावधान होकर सीख लेके और बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी सरकार उससे सीख लेती है, हम सब लोग सीख लेते हैं कि अगर ये कह रहे हैं, इससे घबराना नहीं है, लेकिन इससे सावधान होना है कि कभी हमारे ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर कोई ऐसा आरोप न लगाए जिसमें हम सब लोगों को कहीं जवाब देने में दिक्कत। जनता के बीच में चले जाइए, आम आदमी से पूछ लीजिए, चाहे जमीन का काम हो, चाहे खनन का काम हो, चाहे ठेकेदारी पट्टेदारी का काम हो, चाहे कोटेदारी का काम हो, चाहे शराब का काम हो, जितने भी काम है सारे लीगल तरीके से चलते हैं। इलीगल हमारी सरकार में होते नहीं है, और इस बात को आम जनता महसूस करती है। रही बात कानून व्यवस्था की, इससे बेहतर कानून व्यवस्था कभी हुई नहीं उत्तर प्रदेश की, और इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता महसूस करती है। आम गरीब आदमी महसूस करता है, जिसके पास 2 बेटी 3 बेटी है, जवान बेटियां हैं, उनके माता पिता महसूस करते हैं, जिनकी बच्चियां स्कूल पढ़ने जाती हैं, उनके माँ बाप महसूस करते हैं, उनके परिवार के लोग महसूस करते हैं कि आज हम अपनी बेटियों को पढ़ा पा रहे हैं, आगे बढ़ा पा रहे हैं, उनको जीवन में अवसर हम दे पा रहे हैं, इस चीज को वो महसूस करते हैं। तो ये इस बात का जवाब तो विपक्षी लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, उनके सारे प्रश्नों का जवाब तो जनता देने को तैयार है, फिर इस बार जिता रही है। लेकिन वो ऐसे लोग हैं कि वो जनता की मार को समझते ही नहीं है, जनता के जवाब को सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। जनता के जवाब को वो डिकोड करना चाहिए, तो जनता जवाब देती है, हर बार उनको हराती है, हर बार जीत का अंतर बढ़ जाता है, और उसको वो डिकोड नहीं कर, या तो वो जान के भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम गलत करते थे, अब हम अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे, गलतियां नहीं करेंगे, जनता के सामने जाएं, गलती बनाएं, उठक बैठक लगाएं कि नहीं जैसे भाजपा का काम चल रहा है वैसा ही काम हम करेंगे, एक बार दोबारा विश्वास करो, तो शायद जनता उनकी बात पे थोड़ा बहुत विश्वास भी करेगी। वो जाते हैं गुमराह करने की नीयत से कि जैसे पहले हमने गुमराह किया था फिर कर लेंगे। जनता सावधान हो गई, उसने योगी और मोदी जी का शासन देख लिया है, अब वो किसी के बहकावे में आने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते नहीं, हमको सही नेता मिल गए हैं, हमारी खोज पूरी हो गई है, हमारे विधायक, हमारे सांसद सब ठीक है,
हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री ठीक है, हमारे मंत्री भी गण जो हैं वो भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब हमको आप गुमराह कर नहीं सकते। जब आदमी को बेहतर चीज मिल जाती है, जब बेहतर विकल्प मिल जाता है, तो उस विकल्प के साथ आदमी रुकना चाहता है। तो विकल्प बनने की कोशिश करें, तो गुमराह करने में लगे हैं कि नहीं साहब पहले हमने ले लिया था, संविधान चला जाएगा, संविधान चला। सबको पता है कि संविधान का कोई खतरा नहीं है, खतरा तुम्हारे राजनीति पर है, प्रश्न चिन्ह तुम्हारी राजनीति पर है। हमने बाबा साहब के 5-5 धाम बनवाए हैं, बाबा साहब को सम्मान दिया है, भारत रत्न दिया है, बाबा साहब की एक एक संविधान में लिखी हुई चीज का सम्मान करते हैं। बाबा साहब ने तो कहा था 370 नहीं लगनी चाहिए, किसने लगवाई थी जबरदस्ती? कांग्रेस सरकार। बाबा की इच्छा थी, बाबा साहब की इच्छा थी कि वहां पर 370 दो संविधान वहां नहीं होने चाहिए। किसने लगवाया? किसने बनाई थी व्यवस्था? तो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी तो हम लोग हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जो बेहतर तरीके से बाबा साहब के संविधान को जो बेहतर तरीके से कोई इम्प्लीमेंट कर सकता है, करता है, तो वो वर्तमान सरकार है, वर्तमान नेता है, मोदी जी है, अमित शाह जी है। तो जनता सब जानती है, जनता समझदार हो गई है, कोई इन सब चक्करों में भ्रमित करने की जरूरत नहीं। क्या एक ही पार्टी के दो नेताओं के बीच में मतभेद हो सकती है? मतभेद नहीं होते, और अपनी अपनी बात कहने और सुनने का कई बार तरीका होता है। कई बार पब्लिक या विरोधी लोग एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं, और कहीं होते होंगे तो होते होंगे। बाकी दलों में जहां स्वार्थ की लड़ाई है, यहाँ स्वार्थ की लड़ाई, हमारे दल में तो कोई मतभेद नहीं होते, न मनभेद होते हैं। हमारे यहाँ स्वार्थ की लड़ाई नहीं है। हम लोग व्यक्तिगत हित के लिए राजनीति नहीं करते, देश हित के लिए राजनीति करते हैं, समाज हित के लिए हम लोग राजनीति करते हैं। तो यहाँ तो कोई संभावना दूर दूर तक आपसी मतभेद की होती नहीं। अभी हाल ही में आपके कुछ बयान आए थे, जैसे कि आपने मंच पर खड़े हुए कहा था कि कुछ लोग चूरन चटनी बेचकर आगे निकले हुए हैं। तो ये चूरन चटनी कहने का क्या तात्पर्य था, और ये किसके लिए आपने बोला था? हमारा मतलब यह है कि चूरन चटनी या धोखाधड़ी करके या आंख में मिर्ची डालकर लोग नेतागिरी करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसे हथकंडे अपनाकर ना तो संगठन में और ना जनता के बीच में अपनी राजनीति को चमका सकता है। उसको अगर अपने आप को चमकाना है, आगे अपने आप को बड़ा बनाना है, तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। और जैसे पसीना आज हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, बाकी जनप्रतिनिधि जैसे बहा रहे हैं, जनता के बीच में बहाते हैं 5 साल, वही तरीका है आगे बढ़ने का और जनता का विश्वास हासिल करने का और ऊपर के नेताओं का विश्वास हासिल करने का। यहाँ धोखाधड़ी के आधार पर परिवार में पैदा होकर, एक जाति विशेष में पैदा होकर यहाँ नेता नहीं बन सकते। यहाँ नेता बनने का केवल एक ही तरीका है, परिश्रम, परिश्रम और परिश्रम। क्षेत्र में आपकी जो छवि है वो एक बाहुबली विधायक के रूप में है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब हमको तो नहीं पता कि हमारे बाहुओं में कितना बल है, लेकिन विरोधियों के मन में अगर ये छवि है तो मुझे इस छवि को सुधारने की कोई जरूरत नहीं। विरोधियों के, दबंगों के, अपराधियों के, माफियाओं के मन में ये छवि है तो ठीक है, क्योंकि चौकीदार मजबूत होना चाहिए। लेकिन मेरी जनता, जिन्होंने मुझे बनाया है, जो मुझे स्नेह करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, उनके मन में तो मेरी जो छवि है वो एक अपने भाई की, अपने बेटे की, अपने मित्र की, अपने सहयोगी की, ये छवि मैं देखता हूं उनकी आंखों में और वही छवि में महसूस करता हूं। लेकिन विरोधियों के मन में, गुंडों के मन में अगर ये छवि है तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि पहली बार किसी ने बताया कि ये छवि भी मेरी है। और इस छवि अगर ये है तो छवि को बरकरार रखने में उनके लिए कोई दिक्कत मुझे नहीं है, क्योंकि उनके अंदर डर होना चाहिए। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना किसके लिए है? 56 इंच का सीना चीन के खिलाफ है। चीन के खिलाफ दीवार की तरह, चट्टान की तरह हमारे प्रधानमंत्री खड़े। पाकिस्तान के लिए है, जो हिंदुस्तान के दुश्मन है, उनके लिए 56 इंच का सीना है।
और बाकी देश के लिए तो किसी के लिए भाई है, किसी को छत देते हैं, किसी को शौचालय देकर उसको सम्मान उसको देते हैं, किसी के आंख की और दिल की बीमारी को दूर करके, फेफड़ों की बीमारी को दूर करके उसके भाई के रूप में खड़े हैं, किसी को शिक्षा की सौगात देकर उसको अपने अभिभावक के रूप में लगते हैं। ये तो तमाम रूप है नेता के। नेता के तमाम रूप होने ही चाहिए, लेकिन दुश्मन के अंदर, दुष्ट के अंदर डर पैदा करना ये भी एक नेतृत्व का काम है। मेरे मुख्यमंत्री है, आज माफियाओं के लिए क्या, नींद में सपना आ जाता है ना, नींद में तो नींद टूट जाती है, नींद नहीं आती रात भर। कई लोगों को तो हार्ट अटैक हो गए, कहते योगी सरकार है भैया, बड़े धैर्य से चलने की बात। तो उनके अंदर तो डर होना ही चाहिए। जिसको जो समाज को, जो हमारी जनता को डराने का काम करता था, उसको डर लगना ही चाहिए। यही सही सरकार है, यही नेतृत्व है। अगर वो डरते हैं, मेरे से डरते हैं या मेरे नेताओं से डरते हैं, मेरे मुख्यमंत्री से डरना, तो ये हमें गर्व की बात है। हमारी जनता प्यार से रहती है, हमारे लोग प्यार से रहते हैं, दिन रात आराम से घूमते हैं अपने क्षेत्र में, खूब घूमते हैं, खूब शादियों में जाते हैं, उत्सवों में जाते हैं, कोई माई के लाल छेड़ नहीं सकता। तो हमारे मुख्यमंत्री का भी भय है अपराधियों में, और होना ही चाहिए। ये ऐसी लिबर सरकार नहीं है ना, इस टाइप के हम लोग हैं, जनता के बीच में रहते हैं और विश्वास के साथ में उनके बीच में रहते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा है तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरी नई छवि आप खोज के लाए हो। बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपका सफलता का मूल मंत्र क्या है, इसको एक लाइन में बताएं। हमारी सफलता का मूल मंत्र है अपने लोगों के बीच में रहना, अपने लोगों के निकट रहना, अपने लोगों के विश्वसनीय रहना। और हर एक सफलता के पीछे एक ही राज होता है, परिश्रम, परिश्रम और परिश्रम। वो मैं करने का प्रयास करता हूं, और जितने मेरे शरीर के अंदर सामर्थ्य है, जितना ईश्वर ने बुद्धि और विवेक दिया है, जितनी मेरी शिक्षा मेरे परिवार ने मुझे दी है, या परिवार के सहयोग से या उनकी मेहनत से जो मुझे मिल पाई है, उस सारे चीजों का मिश्रण करके मैं अपने लोगों के बीच में रहने की कोशिश करता हूं। उनके दुख दर्द, अब दुख दर्द का दौर तो खत्म हो गया, लेकिन जो भी उन्हें जरूरत होती है, उस जरूरत के वक्त पर मैं उनके लिए उपलब्ध रहने की कोशिश करता हूँ। यही मेरा प्रयास है। और 2 बार जीत मिली है और जीत का अंतर बड़ा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यही सफलता का आधार है। तो इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं, और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने सरकार के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई और विरोधियों को भी काफ़ी अच्छा जवाब दिया। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी पार्टी एक बार फिर विजयी बने आगामी चुनाव में। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, और विशेष रूप से आपका और आपकी टीम का। आप एकदम युवा है और आप इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़े और बड़े बड़े इंटरव्यू करें। मेरी शुभकामनाएं। और झांसी का भी नाम रोशन करें, आप अपने परिवार का नाम रोशन करें, और हम लोग आपको कभी भविष्य में बड़ी जगह देखें। ये हमारा भी भगवान से मेरा निवेदन है और मेरी ऐसी इच्छा है कि आप आगे सब लोग बढ़ें और हमारा क्षेत्र का भी नाम रोशन करें और अपने लोगों को भी आगे लेके चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।